so it will not take much time. Then we can open up for questions. UTI है तो I thought कि females ज़्यादा होंगे, but I can only see Mona ji here and Suman ji is also she is also there. So UTI का ऐसा प्रॉब्लम है जो फीमेल्स में जिनकी टेंडेंसी ज़्यादा रहती है होने की. If we say number, so 20:1, 20 females और 1 male. This is the ratio of prevalence of this condition, this problem. But that is before your 50 years of age. Once you hit 50, then males का भी number बढ़ जाता है. So why it happens? क्या दिक्कतें हैं? नमस्कार सर, नमस्कार. So क्या दिक्कतें हैं? Let's discuss. I think it's a very common issue. You all must be aware of symptoms and signs. Right. And you must be aware of what to take. The medicine is not very complicated in this. So even many people know the name of medicines also. एक दो ही medicines हैं usually doctor prescribe करते हैं unless it becomes complicated. So let me just start with you all. I'll take one by one name, so you can experience how frequently it had happened to you, or when and where when it had happened to you, and what did you do to manage it. So it's a very common thing. देखिए, why it is common? Because if we compare it to a physical structure around us, जैसे घर में पाइपिंग वाला सिस्टम है, तो ये भी शरीर के अंदर ये यूरिनरी सिस्टम बना हुआ है, ये भी पाइप्स हैं. दीज आर पाइप्स. एक जगह रिजर्वायर होता है, जैसे यहाँ पे हमने पानी की टंकी रखी होती है, वहां से पाइप्स निकलती हैं, आउटलेट्स अलग अलग होती हैं. तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी ये पाइपिंग सिस्टम है. यहाँ पे यूरिन एक जगह बनता है, दूसरी जगह इकट्ठा होता है, और उसको ऊपर से नीचे और बाहर निकालने के लिए पाइप्स लगी रहती है. तो सिमिलर स्ट्रक्चर हमारे शरीर के अंदर होता है. और जहाँ पे कभी पाइप्स के अंदर पानी ज्यादा देर इकट्ठा खड़ा है, अगर टैंक में पानी ज्यादा देर इकट्ठा हो रखा है, नया फ्रेश पानी नहीं आ रहा, वो पुराना वाला पानी ज्यादा, तो वहाँ पानी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. वो पानी फिर यूजेबल नहीं रहता. इसी तरह हमारे शरीर के अंदर जब यूरिन का रिजर्वायर के अंदर, ब्लैडर के अंदर थोड़ी देर ज्यादा देर बना रहे, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के खतरा हो जाता है. और जब बैक्टीरिया एक बार बन जाए, तो बैक्टीरिया पूरे ऊपर से नीचे पाइप में ट्रेवल करता रहता है. सिमिलरली जहाँ पे आउटलेट होती है, जहाँ पे टंकी या नलका होता है, नलका या नल बोलते हैं जिसको, वो होती है, टैप होता है, वहाँ पे भी अगर टैप में कुछ फंस जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो भी वो वहाँ के अंदर पानी बाहर अच्छे से नहीं आएगा, और पानी अंदर जमा होता रहेगा, जो बाद में पानी को खराब करेगा. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ पिक्चर की व्हाट हैपेंस इनसाइड. यस अविनाश जी, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, एब्सोल्युटली राइट. देखो, मैंने यही कहा कि एसिडिक होता है. हाँ, खाने से भी एसिड होता है, और यूरिन, तो वो आप ठीक ही कहते हैं. So this is what happens in the body. We'll discuss in detail also medicine part of this also. So if you can just raise your hand if you ever had a UTI in your life. Oh, wonderful. Very few. So it maybe not very common after all, especially हमारे audience में. So it's a good thing that you had not had it before, and we'll see what to do if you have it in future. And the main thing is that even if you have it in future, there's nothing to worry about it. You should know what is happening inside, right? And you should also know when to worry. So we'll discuss that. So I'll just share a picture what is inside the system, so that you have an idea कि हो क्या रहा है actually. Let me share this image. Can you all see this picture? So this is the basic anatomy inside. So सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं वो दो किडनी है. हमारे शरीर के अंदर दो किडनी होती हैं, you all know. और किडनी से एक पाइप निकल रही है, दोनों किडनी की तरफ से लेफ्ट राइट से पाइप निकलती है, जिसको यूरेटर बोलते हैं.
I'm sure you know this terminology already. We discussed in prostate वाले सेशन में. If not, then fine. So ये दो पाइप्स निकलती हैं जिसको यूरेटर बोलते हैं, और ये यूरेटर जाके ब्लैडर में ओपन होता है. ब्लैडर इज लाइक अ रिजर्वर जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है. एंड ब्लैडर के नीचे आप देखेंगे तो यूरिथ्रा है. अगेन अनदर पाइप ultimately opens up in our reproductive gland, जो हमारा मेल्स में पीनिस एंड फीमेल में वजाइना. Unstable. Just can you hear me? Okay, okay. Just hold. मेरे कोई दिक्कत. Okay. So this is the basic anatomy inside the body. So kidney, you all know, filter the blood and then produce urine. What is urine? Urine is water and the toxins and the waste product that our body does not need. So यूरिन में पानी होता है और जो चीजें हमारे शरीर को नहीं चाहिए वो होती है. तो वो यूरिन किडनी में बनता है, यूरेटर के रास्ते वो ब्लैडर में आ जाता है, और ब्लैडर के रास्ते ब्लैडर में थोड़ी देर इकट्ठा होता है. जब एक सफिशिएंट वॉल्यूम बन जाता है तो हमारे शरीर में अर्ज होती है कि इसको हम निकाल दें. हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग ऑफ पासिंग द यूरिन, and then we go to bathroom or wherever we can and pass it out. So very basic physiology. Now you see कितनी सारी पाइप्स हैं इसमें. एक तो बन रहा है उसके अंदर किडनी के अंदर बन रहा है, और किडनी से पास हो रहा है ब्लैडर में यूरिटर के रास्ते, और ब्लैडर में कुछ देर रह रहा है, और फिर यूरिथ्रा के रास्ते बाहर आ रहा है. तो अब जो इन्फेक्शन होगी वो कहाँ कहाँ होने के चांस है. सबसे पहले जो चांस बनता है वो है यूरिथ्रा. यहाँ से हमारा यूरिन पास हो रहा है. तो मेल्स में पेनिस के रास्ते पास होता है, फीमेल्स में वजाइना जो आउटलेट है वहां से पास होता है. तो जिन जिन लोगों में स्पेशली इन फीमेल्स में यू नीड टू नो दैट ये जो यूरिथ्रा है इसकी लंबाई जो है वो फीमेल्स में कम होती है कंपेयर टू मेल्स. मेल्स में यूरिथ्रा की लंबाई ज़्यादा होती है 20-25 सेंटीमीटर, एंड फीमेल्स में अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर होती है. तो शॉर्ट लेंथ की वजह से उनके एनाटमी में, उनकी बॉडी में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है. एंड स्पेशली इन फीमेल्स द यूरिथ्रा लाइज वेरी क्लोज टू रिएक्टम. तो यूरिथ्रा और रेक्टम जो है वो बहुत आसपास सिचुएटेड होते हैं, जिसकी वजह से वहां से जो गंदगी अगर अच्छे से हाइजीन मेंटेन ना हो तो वहां से इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए फीमेल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं कंपेयर टू मेल्स. और किस किस में होने के चांसेस, रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा. अडल्ट में जो सेक्सुअली एक्टिव लोग हैं उनमें ज्यादा होने के चांसेस है. प्रेग्नेंट फीमेल में ज्यादा होने के चांसेस है. देन टॉकिंग अबाउट विमेन आफ्टर मीनोपॉज होने के बाद भी उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ड्राइनेस अराउंड वेजाइनल एरिया ज्यादा बढ़ जाती है, और जो बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया होता है जो फाइट करता है सारी इन्फेक्शन को, जो ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारे शरीर के अंदर, वो उसमें कमी हो जाती है, उसकी ग्रोथ में कमी हो जाती है. देन मेल्स में अगर कोई स्ट्रक्चरल दिक्कत हो जाए, यूरिटर में कोई स्ट्रक्चरल दिक्कत है, कोई किडनी में स्टोन बन गया, स्टोन आके रोक रहा है, यूरिटर में फंस रहा है या कहीं और फंस रहा है, तो वो उसकी वॉल्स है उस स्ट्रक्चर की, उसको जाके लगेगा, कुरेदेगा, और वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. मेल्स में आफ्टर 60 जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू हो जाता है तो यूरिन जो है कंप्लीटली बाहर नहीं निकल पाता, पूरी तरह से खाली ब्लैडर नहीं हो पाता, तो ब्लैडर में अंदर यूरिन काफी देर तक फंसा रहता है, जो फिर बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ा देता है. उस केस में भी मेल्स में यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऐसे लोग जिनको कैथेटर लगाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए फॉर वॉट एवर रीजन, जब कैथेटर इंसर्शन होता है उसके बाद भी, क्योंकि वो बाहर से एक्सटर्नल सब्सटेंस जा रहा है हमारी पाइप में, तो दैट कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो मोस्ट कॉमन 90% जो इन्फेक्शन होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है.
एंड उसमें भी 80 to 85% जो बैक्टीरिया करता है वो इकोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसकी वजह से होता है। तो ये जिनकी बात हमने करी, इन लोगों में हायर चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। अगर हम एल्डरली की बात करें तो 50 साल के बाद फीमेल में मीनोपॉज के बाद और मेल में एक एज के बाद ये यूटीआई होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यूटीआई है कि नहीं है? एक सेकंड। हाँ, एक ये चीज, एक ये फोटो देख लीजिए आप। तो यूटीआई भी दो, यूटीआई हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, अपर यूरिनरी ट्रैक और लोअर यूरिनरी ट्रैक। तो अपर यूरिनरी ट्रैक में कौन कौन से पार्ट होंगे? किडनी और यूरिटर। जो किडनी और यूरिटर है, ये अगर इनमें इन्फेक्शन होती है तो इसको हम अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, और अगर ब्लैडर और यूरिथ्रा के अंदर इन्फेक्शन होती है तो हम लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो यूटीआई को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन वेयर एग्जैक्टली द इन्फेक्शन इज, अपर यूरिनरी ट्रैक और लोअर यूरिनरी ट्रैक। जो किडनी और यूरेटर में होगी तो ऊपर वाले हिस्से में, और नीचे होगी तो ब्लैडर और यूरेथ्रा में होगी तो नीचे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है तो वो थोड़ा सीरियस होती है। तो उसको हमें थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया की टेंडेंसी है वो यूरिथ्रा से शुरू होके वो पीछे की तरफ असेंड करता है, ऊपर की तरफ जाने की होती है यूरिन के साथ। तो अगर मेरे यूरिटर में इन्फेक्शन होगी तो किडनी में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पाइलोनेफ्राइटिस एक टर्म होती है। तो जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो किडनी में पहुंच गई है। तो किडनी में, ऑफ कोर्स, किडनी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसके अंदर किसी भी तरह की इन्फेक्शन होगी तो वी शुड बी वरी। तो किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगी तो वी हैव टू टेक इट मोर सीरियसली, बिकॉज वी डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज, बी इट माइल्ड और सिवियर, टू हैपन इन द किडनी। तो अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हमें थोड़ा सीरियसली लेना पड़ता है। लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मोर फ्रीक्वेंट होती हैं, ज़्यादा होती हैं, स्पेशली फीमेल्स में, and with a short duration of antibiotic course, this can be tackled. So this is the basic difference. Another thing I want to, so this, so how do you find the signs and symptoms? क्या क्या signs and symptoms है? So depending upon where the infection is happening, आपको अलग अलग सिम्टम्स और साइंस देखने को मिल सकते हैं। सो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ लिया, किडनी में यूरिटर, फिर ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा। और ये यहाँ वाले जो भी नाम हमने लिए, हमने देख लिया कि हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से सिचुएटेड है। सबसे ऊपर किडनी है, फिर यूरिटर है, फिर ब्लैडर है, फिर नीचे यूरिथ्रा है। किडनी से यूरिन बनता है और नीचे आता है। अब अगर किडनी में इन्फेक्शन होगा, यूटीआई अगर किडनी में हो रहा है और किडनी में बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है तो उसको हम एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। और ये आपको टर्मिनोलॉजी कहाँ देखने को मिलेगी? अगर आप अपना अल्ट्रासाउंड करेंगे तो अल्ट्रासाउंड में हाइड्रोनेफ्रोसिस या पाइलोनेफ्राइटिस नाम की एक टर्मिनोलॉजी होती है। जिनको यूटीआई हो वो अपनी उसमें देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता क्या टर्म है तो आज आपको समझ आ जाएगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम, बड़ा सा नाम लग रहा है, देखने में खतरनाक सा लग रहा है, बट बेसिकली ये यूटीआई की कॉम्प्लिकेशन है। तो पाइलोनेफ्राइटिस, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस किडनी में हो तो उसको हम एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। क्या इसके साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं? अपर बैक पेन। तो बैक पेन और यूजुअली साइड में होती है पेन जो है, साइड्स में। अगर लेफ्ट साइड में किडनी में है तो लेफ्ट साइड में होगी, अगर राइट साइड में है तो राइट साइड में होगी। उसको फ्लैंक पेन बोलते हैं। तो माइल्ड डल सी पेन, कंटिन्यूस सी पेन अगर होती रहेगी, विच वी कैन वेरी वेल टेक इट एज द अदर बैक पेन इश्यूज, कि ये तो मेरा मसल में दिक्कत है या मेरे वर्टिब्रा में कोई दिक्कत है, उस तरह की हिप जॉइंट में कोई दिक्कत है। बट अगर आपको कंटिन्यूसली डल सी पेन हो जा रही है, वो भी साइड में, तो वो एक यूटीआई का सिम्टम हो सकता है। इसके साथ अगर किडनी में इन्फेक्शन होगी तो आपको फीवर आएगा। फीवर तेज आएगा और साथ में आपको चिल्स भी आएंगे, शेकिंग और चिल्स, स्वेटिंग वाला, पसीने निकलेंगे आपको जब फीवर चढ़ेगा और ठंड लगेगी। तो इस तरह का अगर फीवर आता है आपको तो यू ऑलवेज थिंक अबाउट यूटीआई। इसके साथ और क्या हो सकता है? आपको उल्टी जैसा मन कर सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है। तो अगर किडनी वाली साइड में यूटीआई होता है तो ये सारे सिम्टम उसके ज्यादा अपफ्रंट आपको नजर आएंगे। अब अगर ब्लैडर में होता है तो उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं।
अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन है, यहाँ पे यूरिन इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ पे अगर यूटीआई हो रहा है तो उसको हम सिस्टाइटिस बोलेंगे। तो उसमें क्या लगेगा, नीचे की तरफ इधर प्रेशर सा रहेगा आपको हमेशा, कि जैसे यूरिन जब हमारा बैग भर जाता है तो हमें एक प्रेशर वाली फीलिंग आती है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइटनेस दिखती है पेल्विक एरिया में, तो वैसा ही टाइटनेस आपको हमेशा दिखेगी, लगेगा। या आपको दर्द भी हो सकता है, फ्रीक्वेंट और पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, मतलब आपको बार बार, आप एक बार यूरिन गए आपको दोबारा से मन कर जाएगा, और 15-20 मिनट के मेरा यूरिन अभी अच्छे से शायद लगता है पास नहीं हुआ, मैं दोबारा जाके करके आता हूँ। और जब करने बैठेंगे तो जब पहली स्ट्रीम निकलती है तो थोड़ा सा पेनफुल लगता है वो, कई बार ब्लड भी आ सकता है यूरिन में। तो ये सारे सिम्टम क्या हैं अगर ब्लैडर में हमारे यूटीआई होता है, तो सिस्टाइटिस उसको बोलते हैं। और ब्लैडर के नीचे यूरिथ्रा जो पाइप बाहर निकालती है यूरिन को, अगर वहां पे होता हो तो उसको यूरिथ्राइटिस बोलते हैं। सबसे कॉमन उसकी मैनिफेस्टेशन क्या है, बर्निंग यूरिनेशन। तो यूटीआई की एक बहुत कॉमन सिम्टम साइन होता है जो मोस्टली लोगों में मिलता है, क्योंकि यूरिथ्रा में यूटीआई बहुत कॉमन है। अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इतना कॉमन नहीं है, लोअर यूरिनरी ट्रैक ज्यादा कॉमन है। तो जब यूरिथ्रा में होता है तो हमें बर्निंग मिक्चुरेशन होती है। इसका मतलब ये है कि जब यूरिन पास करेंगे तो बर्निंग जैसी सेंसेशन महसूस होगी। अर्जेंट मिक्चुरेशन का मन करेगा, एकदम से बैठे बैठे हमें लगेगा कि पेशाब करने जाना है, और करके आएंगे तो थोड़ी देर के बाद लगेगा नहीं फिर से जाना है। तो ये सारे जब सिम्टम आएंगे तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और मोस्ट लाइकली होगा। Okay, so let me just stop this here. So fine. So now you know the symptoms. क्या क्या symptoms आपको हो सकते हैं। फीमेल में उनको ज़्यादा ज़्यादा बार महसूस हो सकता है, तो एक्चुअली इसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड में। मेल्स में ज़्यादातर अनकॉम्प्लिकेटेड टाइप का यूटीआई होता है। अगर उनमें प्रोस्टेट की दिक्कत बढ़ जाए, या स्टोन की दिक्कत हो, या कोई स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उनको बार बार फ्रीक्वेंट हो सकता है यूटीआई। लेकिन फीमेल्स में यूल सी कि इनको साल में 3-4 बार हो रहा है। तो ऐसी फीमेल्स जिनको 6 महीने में 1-2 बार या साल में 3-4 बार यूटीआई की शिकायत हो रही है, तो उनमें उनको हम कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बोलेंगे। तो देन वील हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कॉज। समटाइम द हाइजीन, मोस्ट ऑफ द टाइम हाइजीन इज द इम्पोर्टेंट थिंग। हम बाहर जाते हैं, कॉमन लू यूज कर लेते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर शॉपिंग मॉल्स में जाके, तो दैट इज अ वेरी वेरी frequent source of infection. So I would advise ki especially in females ki when you go out, just make sure that loo that you use is clean, neat and clean. So उन लोगों में ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अगर इस ये आपके कारण नहीं है यूटीआई होने का, तो देन यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट एग्जैक्टली इज कॉजिंग मी यूटीआई। तो देन इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। फिर आपका कोर्स ऑफ एक्शन, एंटीबायोटिक कोर्स ड्यूरेशन वो बढ़ जाता है। देन यू हैव टू टेक एंटीबायोटिक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। प्रोफिलैक्सिस एंटीबायोटिक्स एंड योर डॉक्टर माइट गिव इट कि पहले यूटीआई होने से पहले आपकी टेंडेंसी ज्यादा है, आपको पहले ही दे देंगे 2 दिन का डोज, सो दैट अगले 6 महीने आपको ना हो। तो इस तरह का ट्रीटमेंट हो। अब ये यूटीआई अगर किसी को सिम्टम नजर आ रहे हैं तो कैसे पता करेंगे यूटीआई, और कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे को यूटीआई कर रहा है? तो क्या टेस्ट कर सकते हैं बेसिकली आप? तो जितने भी सिम्टम अभी हमने डिस्कस करे, एक भी सिम्टम अब ऐसा नजर आता है तो इमीडिएटली सबसे कॉमन टेस्ट जो किया जाता है वो है यूरिन का, आपका रूटीन टेस्ट, राइट। तो रूटीन माइक्रोस्कोपी में आपका यूरिन का सैंपल ले लेंगे। यूजुअली मिड स्ट्रीम सैंपल जो है वो बेटर रहता है। अगर आपको सैंपल बॉक्स मिले और आपको सैंपल देने के लिए बोला जाए, तो आप बाथरूम में जाइए, रेडी हो जाइए सैंपल कलेक्ट करने के लिए। यूरिन पास करना शुरू कीजिए। 2-3 सेकंड के बाद की जो स्ट्रीम निकलती है, टेक दैट स्ट्रीम, सो दैट सैंपल इज मोर एक्यूरेट। तो वो वाला मिड स्ट्रीम सैंपल बोलते हैं, वो वाला लीजिए, या फिर आपका अर्ली मॉर्निंग सैंपल भी दे सकते हैं। तो वो सैंपल लेके उसके माइक्रोस्कोप स्टडी की जाती है, उसमें देखा जाता है कि यूजुअली दो इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है, वो देखा जाता है पस सेल है कि नहीं। पस सेल बेसिकली क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी। जब हमारे डब्ल्यूबीसी फाइट करना शुरू कर देते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो वो पस में कन्वर्ट हो जाता है। वो अपने ही सेल्स की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है। जब हम फाइट करते हैं तो वो उसमें कन्वर्ट होते जाते हैं, देन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
तो इफ आई सी दो सेल्स इन द यूरिन, दैट मीन्स मेरे शरीर के अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गई है और मेरे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी उसको फाइट करना शुरू कर दिया है। तो नॉर्मल एक रेंज होती है 5 to 7, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए यूरिन में। जब इससे ज्यादा दिखते हैं तो वी कैन इंडिकेट दैट कैन इंडिकेट टुवर्ड्स यूटीआई। दूसरा क्या, आपके यूरिन में ब्लड दिख सकता है, आरबीसी सेल दिख सकते हैं बिकॉज ऑफ यूटीआई। तो 3 से 4 आरबीसी नॉर्मल यूरिन में हो मिल सकते हैं आपको हियर एंड देयर नॉर्मली, बट इससे ज्यादा अगर मिलते हैं तो देन देयर तो ये हमें मिल जाता है, डब्ल्यूबीसी सेल्स मिल जाते हैं, तो देन वी थिंक अबाउट यूटीआई एंड आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं बेस्ड ऑन द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर एरिया और इन दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप। जो इंडिया में जो एक पर्टिकुलर एरिया में मेरे पास ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, मान लीजिए मैं क्लिनिक में बैठा हूँ और मैं 10 पेशेंट को यूटीआई ट्रीट कर रहा हूँ, तो उसमें से 8 का एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो आई स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑन दैट कि अज्यूमिंग कि ये वाला बैक्टीरिया हो सकता है। मीन I would advise you to have a culture, urine culture test. तो यूरिन कल्चर में आपका यूरिन ले लेंगे एंड देन वी स्टार्ट टू ग्रो इट। तो उसमें देखेंगे, ग्रो करके देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है जो आपको ये यूटीआई कर रहा है। तो हमें एग्जैक्ट नेम पता चल जाएगा कि ये वाला बैक्टीरिया है जो प्रॉब्लम कर रहा है, एंड देन वी क्रॉस टेस्ट दैट बैक्टीरिया विद एंटीबायोटिक्स, वेरियस एंटीबायोटिक्स। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक इस पे काम करती है और कौन कौन से नहीं करती है। तो उसको, उस टेस्ट को हम बोलते हैं यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। मतलब एक तो हमें पता चल गया कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, और दूसरा हमें पता चल गया कि कौन सी एंटीबायोटिक इस पे बेस्ट एक्ट कर रही है। तो आपका यूरिन कल्चर की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें तो एक आपको दिखेगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव है, ग्रो कर रहा है इसमें, और दूसरा आपको एक लिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स नीचे मिलेगा, और उसके आगे मिलेगा कि अगर ये एंटीबायोटिक इस पे काम कर रही है तो सेंसिटिव, अगर नहीं कर रही है तो रेजिस्टेंट। तो आपके आपके पास एक डॉक्टर पास एक कौन सी एंटीबायोटिक ज्यादा बेटर काम कर रही है। तो अगर मैंने जो प्रीवियसली एंटीबायोटिक दी थी वो एंटीबायोटिक सेंसिटिव आ रही है तो आई कंटिन्यू विद दैट एंटीबायोटिक। अगर मुझे लग रहा है कि वो एंटीबायोटिक कम सेंसिटिव है, सेमी सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है, तो देन आई चूज फ्रॉम दैट लिस्ट जो बेस्ट मुझे लगेगी कि सेंसिटिव है और जो बेस्ट काम करेगी, तो वो वाली एंटीबायोटिक हम प्रिस्क्राइब कर दें। इसके अलावा आप कैसे मैनेज कर सकते हो घर पे? बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि फ्लूइड ज़्यादा पीना चाहिए, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा होनी चाहिए। जब आपको इस तरह का कोई सिम्टम हो तो पानी खूब सारा पीजिए। और कई लोग बोलते हैं कि जैसे स्टोन में बोलते हैं कि बियर पी लीजिए, बियर पीने से फ़ायदा हो जाता है, स्टोन निकल जाता है। या फिर कोई बोलेगा कि क्रेनबेरी जूस पी लीजिए, उससे फ़ायदा हो जाता है। तो अल्टीमेटली ऑल दिस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हाउ इट वर्क्स दैट यूटीआई में मेनली दिक्कत क्या होती है, सिवियरिटी हम कैसे पता करते हैं कि कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया ना अपनी कॉलोनी बना देता है, जहाँ जाता है वहां बैठ के अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। तो उसके नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते जाते हैं, एक बैक्टीरिया से 2 से 10 से 100 से 1000 से 1 लाख। तो इस तरह से कॉलोनी बनाता जाता है। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे कॉलोनी में, उतना ज्यादा सिवियरिटी होगी यूटीआई की। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि अगर आपको इस तरह का कोई सिम्टम मिल रहा है तो आप खूब सारा पानी पीजिए, ताकि आपके यूरिन ज्यादा अमाउंट में पैदा प्रोडक्शन हो और ज्यादा फोर्सफुली वो निकलता जाए, ताकि उस कॉलोनी को डाइल्यूट करते हैं। अगर 10,000 की कॉलोनी है तो मैं ज्यादा पानी पी के उसको निकालते जाऊँ, निकालना कम करता जाऊँ। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि ज्यादा फ्लूइड लेने से, इनटेक लेने से हम डाइल्यूट कर देते हैं बैक्टीरिया की कॉलोनी को। सो राइट, अगर आपको यूटीआई है तो आपको ज्यादा फ्लूइड पीना चाहिए, लेकिन अगर आपने एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दिया तो देन ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लूइड लेने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज आई आल्सो वांट कि मेरी एंटीबायोटिक की भी जो एक कंसंट्रेशन है एक लिमिट में बनी रहे, वो डाइल्यूट ना हो जाए। क्योंकि अगर मेरी एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो जाएगी तो फिर वो एक्ट ही नहीं कर पाएगी अच्छे से। तो इफ यू हैव स्टार्टेड टेकिंग एंटीबायोटिक, देन ड्रिंक नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर विच यू टेक। Otherwise, if you're not taking antibiotic, then drink as much fluid for those few days, 5-10 days, ताकि आपका फ्लश आउट हो जाए। जिनको बर्निंग मिक्सचरेशन होती है, कुछ सिरप आते हैं जो पानी में दे के घोल के पी सकते हैं, वो उसको बर्निंग मिक्सचरेशन को कम कर देते हैं। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको डायबिटीज है, तो अगेन the tendency, the risk factor of diabetic patient to have UTI increases multiple times.
क्योंकि हमारा जो बॉडी का अंदर जो यूरिन है, ब्लड के अंदर यूरिन है, सॉरी ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, सॉरी, वो बढ़ जाता है। और जब वो ग्लूकोज फिल्टर होता है पेशाब के रास्ते, तो वो यूरिन में भी बहुत सारा निकलता रहता है। और ग्लूकोज एक सिंगल ऐसा मॉलिक्यूल है जो जहाँ जाएगा वो अट्रैक्ट करता है बैक्टीरिया को। तो अगर मेरे पेशाब में ज्यादा शुगर होगी तो वो अट्रैक्ट करेगा बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया, वो शुगर क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स। तो जितने भी बैक्टीरिया लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो इसी के लिए लड़ रहे हैं कि हमें कहाँ पे ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो यूरिन में अगर शुगर इकट्ठा होगा ज्यादा, तो मेरा बैक्टीरिया उसको, बैक्टीरिया किसी भी तरह का बैक्टीरिया को वो अट्रैक्ट करेगा, तो वहां पे ज्यादा बैक्टीरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए डायबिटीज वाले मरीजों में ज्यादा यूटीआई, फ्रीक्वेंट यूटीआई होता है। तो फ्रीक्वेंट यूटीआई होगा तो मैं बार बार उनको एंटीबायोटिक देता रहूंगा, तो उसकी भी सेंसिटिविटी कम होती जाएगी। तो इसलिए जिनको डायबिटीज होती है, वी ऑर्डर मेनी टेस्ट फॉर देम। तो उनमें हर बार हम कल्चर तो करा के देखते ही हैं, ताकि मेरी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी मुझे पता चलती रहे। तो ये डायबिटिक वालों में। प्रोस्टेट वालों में, एल्डरली में जिनको प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट बड़े होने की वजह से पूरी तरह से यूरिन पास नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए आपको 100 ml यूरिन पास करना है, तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, तो वो यूरिथ्रा पे प्रेशर डालता है, वो पाइप नैरो हो जाती है, पूरी तरह से 100 ml पास नहीं हो पाता। मान लीजिए आपने 100 ml पास करना था, आपका 70 ml हुआ, 30 ml रह गया, तो फिर वो कलेक्शन बनी रहती है ब्लैडर में। इस वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रोस्टेट वाले मरीजों में ज्यादा यूटीआई होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। इसलिए आपको अगर प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करिए, क्योंकि प्रोस्टेट अकेला आपको ये यूरिन पास करने की दिक्कत नहीं कर रहा है, ये आपका यूटीआई होने के भी खतरा बढ़ा देता है। इसलिए अगर आपका यूटीआई बार बार होगा, तो ज्यादा चांस है कि ब्लैडर से बैक्टीरिया वापस किडनी में जाएगा, किडनी में जाएगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो प्रोस्टेट अगर आपका बड़ा हुआ है, तो उसकी आप दवाई खाइए, उसकी सोजिश को कम करिए, और अगर स्टेज आ जाती है सर्जरी कराने की, तो सर्जरी भी करा सकते हैं। तो दिस इज अबाउट यूटीआई। फीमेल्स में स्पेशली हमें ध्यान रखना है हाइजीन का। ये वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा होता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में लोग टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, पानी यूज़ नहीं करते आफ्टर गोइंग पासिंग स्टूल। तो वहाँ पे टिश्यू पेपर ज़्यादा यूज़ होता है, और टिश्यू पेपर की जो मूवमेंट है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे बचपन में वैसे सिखाया जाता है कि आपको फ्रंट टू बॉटम क्लीन करना है, बट मैनी टाइम्स यू डोंट रिमेम्बर दैट। तो आप कई बार बैक टू फ्रंट क्लीन कर देते हैं टिश्यू पेपर की को, तो स्टूल में जो बैक्टीरिया होता है वो आपके ये वजाइना की तरफ आ जाता है, जिससे यूटीआई बार बार होता है। वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा होता है, स्पेशली जो लोग टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर, उनमें ज़्यादा होता है। तो इंडियन में तो पानी यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, तो चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर पानी भी यूज कर रहे हैं, तो मेक श्योर यू क्लीन इट प्रॉपरली आफ्टर, स्पेशली इन फीमेल्स। जब वो यूरिन भी पास कर रहे हैं, तो उसके बाद भी एडवाइजेबल होता है कि पानी से अपने एरिया को क्लीन करके, साफ करके फिर ही जाएं। नहीं तो अगर यूरिन वजाइना में बच जाएगा, ड्रॉप्स भी रह जाएंगी, तो फिर वहां से आपको यूटीआई होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टॉयलेट पेपर एडवाइजेबल नहीं है। इंडिया में तो वैसे भी कम यूज करते हैं, फीमेल में यूज करती हैं, स्पेशली आफ्टर पासिंग यूरिन दे माइट यूज इट, बट उनको एडवाइस ये है कि वो पानी से ही क्लीन करें, तो दैट वे दे कैन अवॉइड यूटीआई। नॉर्मली आल्सो, अगेन इंडियंस की बात कर रहा हूँ, हम लोग पानी कम पीते हैं। पानी कम पीते हैं तो यूरिन कम बनता है, तो यूरिन ज्यादा देर ब्लैडर में इकट्ठा रहता है। तो थोड़ा थोड़ा यूरिन बनता रहेगा, तो ब्लैडर में जब तक पूरी तरह से जितना उसकी वॉल्यूम चाहिए यूरिन पास करने के लिए, वो बनने में टाइम लगता है। मान लीजिए आप पानी अगर नॉर्मली पीते हैं, हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीते हैं, तो आपको 2 या 3 घंटे में एक बार यूरिन पास करेंगे। लेकिन अगर आप 4 घंटे में 2 गिलास पानी पीते हैं, तो आप 4 से 5 घंटे में यूरिन पास करेंगे। तो मतलब आपका यूरिन जो है, वो ब्लैडर में उसकी रहने की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, तो देन यू माइट हैव यूटीआई। तो आप पानी खूब पीजिए, 2 घंटे में 1 गिलास पानी तो पीना ही पीना है आपको। तो दिन में 7 से 8 गिलास पानी आप जरूर पीजिए, ताकि आपका यूरिन जो है ब्लैडर में। आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब।
इंटरनेट प्रॉब्लम लगती है। So sorry फिर से डिस्कनेक्ट हो गया. I don't know what to do about. Yeah. तो घर पे क्या कर सकते हैं? We just discussed it कि आपके हाथ में two important factors. Hygiene maintain करके रखना है and maintain hygiene especially when we go to pass stool. तो दोनों ही एक्टिविटी के बाद क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन फीमेल्स में यूरिथ्रा का साइज वो कम होता है and it is located very close to the rectum venous. So their chances of getting infection from rectum to urethra are very high. So cleaning is must and front to back cleaning होनी चाहिए. And then second is drinking fluid, adequate fluid. ज्यादा नहीं, 4-5 लीटर पीने की जरूरत नहीं है, वो तो हार्मफुल हो जाएगा. 2 से 2.5 लीटर फ्लूइड, वेल बिल्ट है तो 3 लीटर फ्लूइड, इससे ज्यादा नहीं, बट लेकिन इतना तो पीना ही पीना है आपको. लेकिन जिनको किडनी वाले इश्यूज हैं, देन एज पर द डॉक्टर रिकमेंडेशन जितना उनको बताया है उतना ही पिएंगे. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन मेक श्योर कि आपको टेस्ट कराते रहना है. जो अल्ट्रासाउंड है, एक बेसिक अल्ट्रासाउंड तो हर साल में एक बार कराना ही चाहिए आफ्टर क्रॉसिंग 55, बिकॉज देन विल कम टू नो कि कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं बनना शुरू हो गया, या कोई स्टोन तो नहीं है छोटा मोटा जो अभी इतना बड़ा नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम पता चले, लेकिन इतना तो है कि वो कोई ब्लैडर में कोई टेंगलिंग तो नहीं है, यूरेटर कोई टेंगलिंग तो नहीं है. तो एक बेसिक अल्ट्रासाउंड जस्ट कम टू नो कि कोई ऐसी दिक्कत होने वाली है, विल इमीडिएटली. सो it's very short topic, but it's very important and few things that we can do at home to avoid any infection. So if you have any question, I'll take them now. Yeah, can I ask you something? Yes, sir. Like, I have a prostate problem, but it's under control because I'm taking a fast D and a very cap. The question is, I have not gone to a urologist for quite some time because the medicine is curing me and I'm feeling absolutely okay, except urine retention leta hu to neutralize it. So itis means inflammation. Any itis probably is what you say. Yes. Now, when you say flushing your system or taking enough water, I'm only concerned is that the kidney also has a capacity. If you take too much water, the kidney is a pump which is filtering out. उसमें जोर ज़्यादा पड़ जाता है. Yes. सर वो प्रोस्टेट अगर इलाज हो ही जाए, आपका अगर रिटेंशन हो जाए और फिर आपको ऑपरेशन कराना है, तो एक तो वो TUR Yes. It's like a nariyal which you scrape out or remove it otherwise. But if your prostate size and he does a post that your prostate size is the same, then ये prostate की medicine को अगर stop limit on the water intake, is sure that everything is good. See, or sir. Go and get every year checked up by the urologist. Yes. Ultrasound to find out if there's any other defect. Yes. Right. So checkup is basically to see rightly that you said ki whether the size has increased or not, and also whether my medicine is working or not. Right. Second thing, the day you started medicine, at that time, how much the retention was post-vital volume that you checked after doing an ultrasound. And the previous ultrasound should be compared to the new ultrasound to see the retention has increased
tension is similar to the previous one, then we don't need to change your medicine. In prostate also, there are a couple of medicines that you can change. One medicine not working, you can take another one. So that way, the checkups are very, very important. It may be, it's not because whenever you have a problem, you need to see a urologist. It's to compare your status of problem, whether it is evolving or not. The number one. Number two is drinking enough amount of fluid. So the amount of fluid that I told you is 2 to 2.5 liter of fluid that you have to take. Kidneys are well prepared for fluid than they. बट नॉर्मली आपको 2 से 2.5 लीटर फ्लूइड लेना है, which is a very normal intake. Kidneys are, if kidneys don't have any damage to them, they are working normally, then they can very well filter it out. And this much amount of fluid is needed for them to work or function properly. Also, if we drink less fluid, it can cause low blood pressure, hypotension. If we drink less fluid, the amount of urine production is low, and that urine is then gets collected in bladder and remains there for longer period of time. That can cause further infection. So neither less nor excess. तो 2 से 2.5 लीटर आप फ्लूइड मेंटेन करके रखिए. 2 से 2.5 लीटर फ्लूइड का मतलब ही है कि आपके दिन के 7 से 8 गिलास पानी, जो नॉर्मल ग्लास होता है 200, 250, 300 ml वाला. So don't drink more, don't drink less, but go for your frequent yearly 6 months checkup. Very good, thank you. आप क्या यूरोलॉजिस्ट हैं? आप सब सब्जेक्ट इतना बढ़िया से सब सब्जेक्ट यहाँ यही हम कहने जा रहे थे, इतनी अच्छी तरह डॉक्टर साहब आपने समझाया, बहुत ही ये तो बेसिक है मैम, ये तो नहीं, एमबीबीएस आपने लेवल बहुत पे पढ़ा देते. मतलब हमको मैं थोड़ा बहुत पता था, मैंने इतना क्लियरली मतलब हमें पता चल गया, थोड़ा सा डर भी लगने लगा कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है अंदर. और सर हमको ये एक प्रॉब्लम, हमें तो जब हमें मेनोपॉज हुआ उसके बाद से साल में एक आध बार कभी, तो हम हमेशा ये सोचते थे गर्मी में कभी. अब हमने ये सोचा, हमें लगा जाड़ों में we wear more this thing inside, ये भी, और ऊपर से पैट है ना, और ये सब 2-3 कपड़ा पहनते हैं, तो मुझे जाड़ों में ज्यादा होता है. हमें ऐसा लगता है कि इसी वजह से होता है. और ये जो है देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर हमारी हर 3 months पे हमारा कल्चर और ये सब कराती रहती है. UCRM पता नहीं क्या UCS है, और एक टैबलेट निफ्ट्रैन कैप्सूल उन्होंने कहती 10 दिन खा लिया करो और ज्यादा नहीं खाओ, और फिर ठीक रहता है. पर बहुत फ्रीक्वेंट अब नहीं रहता, पहले बहुत फ्रीक्वेंट होता था, हम समझ ही नहीं पाते थे क्या बात. और बहुत ज्यादा एक्यूट प्रॉब्लम, बहुत एक्यूट होती थी, बिल्कुल जा ही नहीं सकते, लग भी रही पर डर के मारे हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, पर जाना ही था, तो बहुत डिफिकल्ट. और वो भी ट्यूब भी उन्होंने दिए, वेलवेट और क्या क्या, बहुत सारे ट्यूब मिला के, और ये भी 2 ट्यूब मिला के सब हमने किया, तो अच्छा ठीक ही हो जाता है, लेकिन होता है, होता ही रहेगा. नहीं होता नहीं रहेगा मैम. इमीडिएटली आफ्टर मेनोपॉज ना मैम, चांसेस और रेट बढ़ जाता है, बिकॉज वीमेन में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है एस्ट्रोजन, जो मेनोपॉज के बाद कम हो जाता है, बनता नहीं है इतना शरीर में, तो उसके बाद जो ड्राइनेस है वो वेजाइनल एरिया में काफी बढ़ जाती है. राइट. और दूसरा, जाड़ों में जो आप बात कर रहे हैं, जाड़ों में एक चीज और होती है, हम पानी इतना नहीं पीते हैं जाड़ों में. बाय नेचर ठंड में इतनी प्यास नहीं लगती है, हम पानी पीते नहीं है, तो भी ड्राइनेस बढ़ जाती है. अब जो आपको ट्यूब वगैरह दी है, उनमें एस्ट्रोजन बाहर से आर्टिफिशियल बना के उसमें डला होता है, तो वो आप लोकली जब लगाते हैं तो वो वहाँ पे ड्राइनेस इतनी नहीं रहती, वहाँ पे थोड़ा फ्लूइड बना रहता है, ताकि जो हमारे शरीर का नेचुरल बैक्टीरिया है उस जगह पे, वो अपना अच्छा फंक्शन कर सके. जब हमारा शरीर का नेचुरल बैक्टीरिया फंक्शन करता है, तो वो दूसरे बाहर के बैक्टीरिया को वहाँ ग्रो नहीं होने देता, इसलिए वहाँ पे जो रेट है वो कम हो जाती है बार बार यूटीआई होने की. ये दिक्कत है. तो लेकिन आपकी जो डॉक्टर है वो तो प्रोफिलैक्सिस, प्रिवेंशन तौर पे आपको सब करा ही रही हैं. वो यूसीएस जो है, वो यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी है, वो हर कुछ होने से पहले ही करा लेती हैं वो, और आपको उन्होंने दवाइयां भी दे रखी है, अच्छी बात है. Doctor, I have one question. Yes sir.
कैन यू हियर मी? यस यस यस। ये रात को होता है जब यूरिन को मैं होल्ड कर लेता हूँ, और मेरे बाएं बाजू में वैसे नॉर्मली दर्द रहा करती थी, तो जब ये यूरिन होल्ड करके रखता हूँ, तो कुड इट बी दैट द पेन हैज रिजन ड्यू टू द होल्डिंग ऑफ द यूरिन, को सोडियम ज्यादा हो जाता है या समथिंग लाइक दैट? पेन कहाँ पे उसके सर? बाद मैं उसका यूरिन में जब पास करके आता हूँ, देन द पेन स्टार्ट्स, मतलब खत्म होनी शुरू हो जाती है। पेन कहाँ होती है सर आपको? ये बाएं बाजू में, लेफ्ट आर्म में। नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन तो कुछ नहीं है ब्लैडर और हाथ में पेन का। कोई ऐसा तो नहीं कि सोडियम जैसे ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो उस टाइम पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम खड़ी करता है? क्योंकि मेरे को ऐसा थोड़ा सा फील होता है कि जब रात के टाइम पे मुझे लगता है कि आई मस्ट गो एंड पास द यूरिन दे, बट आई स्टिल डोंट गो, तो मुझे हल्की सी पेन स्टार्ट हो जाती है। एंड द मोमेंट आई गो एंड पास द यूरिन, then the pain diminishes, or the pain at times is completely eliminated. It's more psychological. That's how your brain tells you things sometimes, but there is no direct connection of pain in that. But yes, the sodium thing is not right, क्योंकि जो सोडियम एब्जॉर्प्शन होती है वो किडनी में होती है सर, ब्लैडर में नहीं होती, राइट? सो एक बार यूरिन बन गया, ब्लैडर में आ गया, तो देन वेरी हाईली अनलाइकली कि उसमें सोडियम इतना जितना होता भी नहीं है यूरिन में सोडियम, राइट? क्योंकि सोडियम इम्पोर्टेंट ग्लूकोज जैसा है, वो किडनी पहले ही एब्जॉर्ब कर लेती है। नहीं, जैसे वो कहते हैं ना, बीपी अगर आपने चेक करना है तो आपको यूरिन पास करने के बाद बीपी चेक करना चाहिए। तो कुड इट बी दैट एट्रीब्यूटिंग ए फैक्टर कि ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है उस टाइम पे, या समथिंग लाइक दैट? किसने कहा क्योंकि आपको हमेशा बीपी यूरिन पास करने के बाद चेक करना चाहिए? नहीं, वो डॉक्टर्स तो यही बोलते हैं कि आप अपना थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा यूरिन पास करके चाय वाय पानी ना पियो, उसके बाद बीपी चेक करो। अगर आपने मतलब यूरिन आपके होल्ड किया हुआ है और आप अगर बीपी करते हैं, तो आपका बीपी इज बाउंड टू बी ऑन द हायर स्केल। देखिए सर, यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स हियर। एक तो यूरिन होल्ड करना एक इट्स नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। वी डोंट यूजुअली होल्ड यूरिन। हाँ, सो नॉर्मली आल्सो वी डोंट होल्ड यूरिन। हमारी आदत ही नहीं है भाई, जब से हमने होश संभालना शुरू किया। नोबडी टेल्स यू टू होल्ड यूरिन, नीदर यू डू इंटेंशनली, unintentionally, sorry. So whenever you have a surge of passing urine, you immediately go to urine. It's a normal process. आप उठ के चले जाओ, आप कहीं पे भी होंगे आप चले जाएं। अगर आप मार्केट में होंगे तो देन माइट भी यहाँ पे आपको कोई मिल नहीं रहा अच्छी जगह पास करनी, देन इंटेंशनली यू माइट होल्ड इट। otherwise you don't hold urine, right? So normally in a day there is hardly a situation where you are holding urine for some purpose and then you have to check BP. So normally आपके शरीर में आपके process जो होगा at any given point of time, if I have to check your BP now, I'm sure you have passed urine 1 hour or 2 hour back, maybe immediately back. So I will not, if I'm a doctor, you come to my clinic, I'll not ask you to go to bathroom, pass urine and then come, I'll check your BP. It is normally like unlikely. Only thing is, if you have purposefully holded the urine and then you for some reason you have to check your BP, I'll ask you कि आपने यूरिन पास करके आए, बिकॉज दैट समटाइम्स गिव यू एंजाइटी, क्योंकि आपने यूरिन होल्ड करके रखा हुआ, आपके बैक ऑफ द माइंड में ये है कि कहाँ मुझे जगह मिलेगी, मैं यूरिन पास करूंगा, तो योर एंजाइटी लेवल्स आर हाई, योर स्ट्रेस लेवल्स आर हाई, दैट माइट इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। Also immediately when you pass urine and then you come to me, I'll not check your BP because that time your BP might be falsely low. While we relieve the urine, we are in very relaxed position, our blood pressure goes down, everything goes down. I'll not immediately check your BP. These are very simple things that doesn't have to do anything to do with your cardiovascular system. It's just normal process. So I'll ask you to wait for 10 minutes, 15 minutes. Also when you are coming from outside, आप चल के आए हैं या दौड़ के आए हैं, तो that time your pulse rate might be high. For some reason, I'll ask you to just relax for 10-15 minutes and then check your BP. So these are the things that you ask. Normally you don't have to worry about this thing. आपका जो पुराने वाला जो आपने सॉरी पिछला जो क्वेश्चन पूछा था कि at night you hold urine, don't do that, sir. Even if it disturb your sleep, just go and pass it. What you can do is make sure that before you go to sleep, 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले आप पानी ना पिए। तो आपने अगर 10 बजे सोना है तो आप 8 साढ़े 8 बजे अपना लास्ट ग्लास ऑफ वाटर ले लें, उसके बाद सिप्स ऑफ वाटर यू कैन हैव
just to relieve the dryness in the mouth. Don't drink much water. Then you'll not end up getting middle of sleep to go to bathroom. वो आप कर सकते हैं. But I feel thirsty before sleeping actually. Sorry. Even before go to sleep, I feel thirsty. तो उस समय तो पीना ही पड़ता है. तो वो dryness शुरू हो जाता है कई बार. Are you diabetic, sir? No. Okay. Then you just change your habits, sir. Try to drink more fluid in the day. So your quota of fluid, just one second. Your quota of fluid intake, let's say you have to drink 2.5 liter a day. So make sure you finish that quota by 7-8 and by 2 liter, and then just have a glass of water with you for the night just to take sips. So even though you feel thirsty, you actually don't need water. So you have finished your quota for the day. So just drink few. It's a behavioral thing, sir. It doesn't have to do much. And if you are feeling dry mouth and thirsty at night or something, then you might need to get evaluated. So we will check whether there is some other issue or not. Doctor sir, Yes, ma'am. can I speak? Yes, ma'am. Obviously. अच्छा, तो हम तो डायबिटिक हैं और डायबिटिक है इसलिए भी भाई हमको तो प्यास लगती रात में, है ना, 2 बार. लेकिन ये होल्ड वाली बात जो है ये हमारे संग भी है. आई डोंट फील लाइक कौन उठे कौन जाए, तो आई जस्ट कीप ऑन lying down and then 5 o'clock I go, क्योंकि नींद में कौन जाए, ऐसे हम करते हैं, which is not good मे बी. और इसलिए हम पानी तो हम पीते रहते हैं मगर हम जाते नहीं. आई शुड गो एट नाइट 2 बार जाते हैं मगर इन द मॉर्निंग आई होल्ड माय. कितने बजे नींद खुलती है आपकी रात में? 2-3 बजे रोज खुलती है. उस समय गला भी आपका सूख रहा होता है? जी सूखता है. डायबिटिक है तो इसलिए हमको लगता है. बीच में एक बार आप अपनी शुगर चेक करिए 2-3 बजे ना. जी हम कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कुछ तो गड़बड़ नहीं. अक्सर लोअर साइड पे होती है. तो कम. यस दैट इज द रीजन. सो लो शुगर 2-3 बजे रात में दैट कैन ट्रिगर मल्टीपल थिंग्स. एक तो आपको प्यास बहुत लगेगी, गला सूखेगा, स्वेटिंग भी हो सकती है, यूरिन जाने का अर्ज हो आ सकते हैं बिकॉज ऑफ लो ब्लड शुगर. तो आपको कुछ तो डोसेज एडजस्ट करना पड़ेगा, मे बी नाइट की दवाई का इस तरह से, ताकि आपका 2-3 बजे शुगर लो ना हो. जी दवाई तो हम लेते हैं मगर हम रसगुल्ला या कुछ खा लेते हैं. नहीं, उससे लो थोड़े ना होगा. रसगुल्ला खाने से लो नहीं होगा ना. नहीं, तभी तो इसीलिए. अच्छा, इसलिए दवाई आपको मेंटेन करके रखना. मीठा आपको जो मीठा खाना है वो दिन में खाइए, सुबह नाश्ते में खाइए. अच्छा ओके. अगर खाना है तो सुबह खाइए, रात में ना खाइए. अच्छा जी. अच्छा है ना. ओके थैंक यू डॉक्टर. और एक काम करते हैं, आपको मैं एक चार्ट भेजूंगा अभी जी. अच्छा थोड़ी देर में. आज के दिन एक आपका SMEG का सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज, उसमें 3 बजे का भी रखेंगे 4-5 दिन के लिए. आप चेक करके मुझे बताइए, एक बार देखते हैं आपका दवाई का क्या डोसेज होना चाहिए. ओके ठीक है जी. अच्छा डॉक्टर जी. 1 हफ्ते का, पूरे 1 वीक का? हाँ जी. लास्ट टाइम आपने कंटिन्यूअसली हफ्ते भर कब चेक किया था? हम एवरी डे इन द मॉर्निंग आई चेक एंड देन आई ईट अकॉर्डिंगली. तो आज 121 था, 121 था. नो ये भी एक प्रॉब्लम है ना मैम. वी चेक एवरी डे बट वी चेक मोस्टली इन द अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग टाइम. तो हम क्या रात में करके सोए चेक? थ्रू आउट द डे डिफरेंट टाइम है चेक करने के. अच्छा आई विल क्रिएट अ चार्ट फॉर यू. देयर इट विल बी मेंशन्ड कब चेक करना है, कितने बजे चेक करना है. जी. वी नीड टू नो थ्रू होल डे शुगर, 24 आवर शुगर ना. अच्छा. अलग समय पे. डजंट मीन कि आपको हर घंटे पे चेक करना है, बट नहीं 4 आवर्स अर्ली दिन में 1-2 बार. और इसलिए हफ्ता भर कर रहा हूँ ताकि आप अलग अलग टाइम पे आपका चेक होता रहे हर दिन. तो एट द एंड ऑफ द वीक आई विल हैव अ पिक्चर की होल डे में कैसा रहा. जी. अच्छा जी. थैंक यू. Any other question?
दैट वो टैबलेट लेने से प्रोस्टेट की It's 12 o'clock. माय प्रेशर फॉल्स डाउन, तो रिजल्टिंग इन दैट आई स्टॉप द ब्लड प्रेशर टैबलेट फॉर करीब 2 साल हो गए, इट ऑटोमेटिकली फॉल्स। हाँ, Oh, okay. Then you might need to change the category of the medicine. वो पहले यूरोमैक्स डी लेता था, अब सिलोफास्ट डी है, आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। Yes, Silofast is fine. जी सर। और दूसरा ऑल्सो आई फील के 2 घंटे खाना खाने के बाद ही सोना चाहिए, so you must have 2 hours, Yes, 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 yes. Very, very. not eat and sleep immediately, तो वो है। सर देखिए, आप ये जापान, चाइना, ये सब दूसरी जो कंट्रीज है हमारी, 7 बजे खाते हैं सर। हाँ, तो ये लोग 6-7 बजे डिनर करते हैं, इनका टाइम होता है 6-7 बजे का। और इनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जापानीज लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 प्लस में बहुत लोग। यस यस, तो एवरेज लाइफ उनकी बहुत लंबी है, एंड देयर डेली रूटीन हैज अ इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन दैट। तो ये लोग शाम के 6-7-8 बजे मैक्सिमम डिनर कर लेते हैं, एंड देन दे गो टू स्लीप ऑन टाइम, 10-11 बजे चले जाते हैं। सो अ गैप 2 से 2.5 घंटे का गैप बिटवीन योर लास्ट मील एंड टाइम ऑफ बेड हैज टू बी देयर। दिस गिव्स एम्पल टाइम फॉर योर स्टोमक टू फिनिश द एब्जॉर्प्शन। स्टोमक से नीचे चला जाता है फूड इंटेस्टाइन में, तब वो अपना टाइम लेता रहेगा एब्जॉर्ब होने में, एंड देन यू हैव आपका जो ब्लड सप्लाई है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, देन यू कैन गो फाइनली एंड रिलैक्स, एंड आपको नींद भी जल्दी आ जाए। आई डोंट फील लेजी एट ऑल इन गोइंग टू द वॉशरूम। 2 बार जाता हूँ और बहुत अच्छी नींद आ जाती है इमीडिएटली उसके बाद। वेरी नाइस। डॉक्टर साहब का सेशन के बाद मैं टॉयलेट पेपर पे एक जोक जरूर सुनाऊंगा, आप कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद। यस, आई विल टेक क्वेश्चन। कोई है और कोई क्वेश्चन? डॉक्टर साहब, वैद इज सेड। हाँ जी, हाँ जी, वैद जी। ये जो आपने एडवाइस दिया है कि वी शुड टेक 8 to 10 glasses of water in a day, 7 to 8, 7 to 8, can we include coffee and juice also we have taken? Included, sir, included. Very good. So, I am talking about fluid, be it in any form. Excellent, thank you. दारू भी हो सकती है। मेरे एक सीनियर मेंटर हैं, काफी सीनियर फिजिशियन है, एमडी फिजिशियन, डॉक्टर नौलखा। सो ही एनकरेजेस ऑल हिज पेशेंट कि ही नोज कि मोस्टली लोग पानी पीना पसंद नहीं करेंगे, सो इफ ही टेल्स कि आप दूध में थोड़ी पत्ती डाल के पी लो, या छाछ पी लो या लस्सी पी लो, so somehow he encourages to make his patient to drink this much quantity of fluid every day, be it in any form. So he'll not tell you पानी पी लो, he'll tell you ये पीना, आप डिपेंडिंग ऑन आप किस एरिया से आए हैं, हरियाणा से आए हैं तो ये आपने पीना है, इसके बाद ये पीना है। So what it matters at the end of the day is कि आपने कितना fluid लिया, be it in any form, but make sure that आप don't drink much caffeine. So ऐसा नहीं कि आप हर 2 घंटे में कैफीन पीने लग जाओगे, फिर और दिक्कतें हो जाएंगी उसके बाद, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब फाइनली एक क्वेश्चन मेरा है